So there is a problem that JEE asked in 1988, which is based on the integral and the fractional part using binomial theorem. तो प्रॉब्लम क्या है हमारे पास में? प्रॉब्लम है दैट ऐसा उन्होंने दे दिया कि r इक्वल टू 5√5 प्लस 11 रेज टू पावर 2n+1 एंड f को उन्होंने डिफाइन कर दिया r माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ r बेसिकली। बस उन्होंने r से रिप्रेजेंट कर दिया, हम जनरली n से लिखते थे, ठीक है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। where this box is denoting greatest integer function, so then we have to prove that r into f is fractional part, okay, is 4 raised to power 2n+1, ठीक है। सो लेट्स बिगिन, सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर हमको ये तो पता है कि इरेशनल पावर को जब हम हटा देंगे तो हमारे पास में उसको एनालाइज करना इजी पड़ता है, ठीक है ना। तो r को अगर हम एक्सपेंड करें तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 5√5 प्लस 11 रेज टू पावर 2n+1 कैन बी रिटन एज 2n+1 c0 5√5 रेज टू पावर 2n+1, फिर प्लस 2n+1 c1 5√5 का पावर में 2n हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और वो पावर आ जाएगी 11 के पास, तो 11 पावर 1। देन नेक्स्ट टर्म इज 2n+1 c2 5√5 रेज टू पावर 2n-1, एक पावर और कम हो जाएगा, एंड 11 पावर 2, और इस तरह से चलता जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, एक और एक्सपेंशन लिख लेते हैं 5√5 माइनस 11 रेज टू पावर 2n+1। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 5√5 इज़ अप्रॉक्सीमेटली 11.2, ठीक है। तो ठीक है, बस ऐसे ही लिख लिया अपन ने। तो इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये आ जाएगा 2n+1 c0 5√5 पावर में 2n+1। अब जो नेक्स्ट टर्म आएगा उसमें एक माइनस साइन आ जाएगा, 2n+1 c1 5√5 रेज टू पावर 2n एंड दिस इज 11। फिर आ जाएगा अपने पास में प्लस ऑफ 2n+1 c2 5√5 रेज टू पावर 2n-1 11 पावर 2। फिर ऑड वाला जो टर्म है विद माइनस साइन आ जाएगा 2n+1 c3 5√5 रेज टू पावर 2n-2 एंड 11 पावर 3, और इस तरह से चलता जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो मेन पर्पज़ है वो है कि इरेशनल जो टर्म्स हैं उनको रिमूव करना, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐड कर दें दोनों को, तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, जो इरेशनल वाले टर्म्स हैं वो हट जाएंगे, ठीक है। तो इनको ऐड कर लेते हैं अपन। ऐड करने से क्या हो रहा है, नहीं, ऐड करने से तो भाई गड़बड़ हो रहा है, उससे तो रैशनल वाले टर्म्स हट जा रहे हैं, क्योंकि वी वांट टू रिमूव कौन से टर्म्स को हमको रिमूव करना है। देखो आप यहाँ पर 5√5 की पावर में जो 2n है, ठीक है ना, तो 5 पावर 2n एक इंटीजर है, ये देखो ये तो इंटीजर है, फिर 5 की पावर 2n वो भी इंटीजर है, फिर √5 की पावर में 2n वो भी इंटीजर आ जाएगा, तो ये तो इंटीजर पार्ट है, तो इनको तो हमको बचाना है। और जो ये वाला जो टर्म है, ये कैसे टर्म है, इरेशनल टर्म है, इरेशनल टर्म्स को हमको हटाना है। तो ये कैसे हटेगा, जब हम इसको अगर मैं 1 बोल दूँ, इसको 2 बोल दूँ, तो 1-2 जब हम करेंगे तो क्या होगा, ये वाले टर्म्स तो ऐड होते जाएंगे, ये तो ऐड हो जाएगा, और ये वाले टर्म्स जो हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, जो इरेशनल टर्म्स हैं, ठीक है। तो अपन लिखते हैं 1-2 कर देते हैं। तो देखो आप 5√5 प्लस 11 रेज टू पावर 2n+1 माइनस 5√5 माइनस ऑफ 11 रेज टू पावर 2n+1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो आप
जब हम इसको माइनस करेंगे तो जो इरेशनल टर्म्स हैं वो कैंसिल होंगे, तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा अपने पास में ट्वाइस ऑफ, इनको ऐड करने पर हमारे पास में जाएगा ट्वाइस ऑफ 2n+1 c1 5√5 इंटू 11। फिर आप देखो तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, फिर ये वाला टर्म दो बार आ जाएगा हमारे पास में, तो वो आ जाएगा +2n+1 c3 5√5 एंड 11 पावर 3। सो बेसिकली ये जो भी वैल्यू, ये तो कोई इंटीजर वैल्यू होगी, तो लेट्स से दिस इज़ 2 इंटू I1, ये आ गया हमारे पास में। ठीक है, अब अपन को बताना है, अच्छा फ्रैक्शनल पार्ट के टर्म में लिखना है इसको। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट इसलिए किया क्योंकि हमको इरेशनल टर्म्स को हटाना है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास में, इसको लिख लेते हैं अपन। सो दिस इज़ बेसिकली 5√5 + 11 रेज़ टू पावर में 2n+1, माइनस किया हमने 5√5 - 11 रेज़ टू पावर 2n+1 इज इक्वल टू आ गया 2 ऑफ I1, कुछ एक इंटीजर। ठीक है, ये तो है R जैसा कि गिवन है हमको क्वेश्चन में, सो दिस इज R। ओके, सो R इक्वल टू 2I1 प्लस 5√5 - 11 रेज़ टू पावर 2n+1। ठीक है, अभी हम इसको ऐसे भी एनालाइज कर सकते हैं इफ़ नीडेड, कि जो फ्रैक्शनल पार्ट है हमारे पास में, ठीक है, जैसे अगर हम इसको अलग से देखें 5√5 - 11, तो 5√5 - 11 और 5√5 + 11 दोनों का प्रोडक्ट अगर हम देखें तो 125 - 121 मतलब वो आ जाएगा कितना 4। ठीक है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि 5√5 - 11 इज इक्वल टू 4/5√5 + 11। हाँ, ये तो क्लियर है। तो ये जो भी क्वांटिटी है, ठीक है, तो इस क्वांटिटी को अगर हम, ये तो एक फ्रैक्शन आ गया हमारे पास में ऑब्वियसली, ये जो क्वांटिटी है ये 0 से 1 के बीच में ही है। ठीक है, तो इसको अगर हम कैपिटल F बोल दें थोड़ी देर के लिए, तो कैपिटल F को अगर हम लिख दें 5√5 - 11 का पावर n, तो ये जो कैपिटल F है ये तो 0 से 1 के बीच में ही रहेगा भाई। फ्रैक्शन को अगर हम किसी पॉजिटिव पावर से रेज भी करेंगे तो भी वो फ्रैक्शन ही रहेगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास में। तो अभी हमारे पास में जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, सपोज करो इसको हमने F मान लिया, तो हमारे पास में यहाँ से हम बोल सकते हैं कि दिस इज़ R - F इज इक्वल टू 2 ऑफ I1। ठीक है, अब इस R को हम लिख सकते हैं भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ R प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दिस एंड माइनस ऑफ F इज इक्वल टू 2 ऑफ I1। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से जो F माइनस कैपिटल ऑफ F है वो आ गया हमारे पास में 2 ऑफ I1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ R। ठीक है, अब हमको ये बात पता है कि जो F है वो भी 0 से 1 के बीच में है और जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ R है वो भी 0 से 1 के बीच में है। तो अगर हम F माइनस F को अगर हम देखें तो F माइनस F हमारे पास में क्या आ जाएगा, इनको अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो, या फिर अगर हम माइनस F यहाँ से लिखें तो माइनस ऑफ F आ जाएगा आपके पास में ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 0। अब इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो हम क्या बोल सकते हैं कि F माइनस F इज लाइंग बिटवीन -1 to 1। ठीक है, अब ये तो एक इंटीजर वैल्यू है,
और यहाँ पर जो ये क्वांटिटी है ये -1 से 1 के बीच में लाई कर रही है। तो ये दोनों बराबर तभी हो सकते हैं जब दोनों इंटीजर हों। तो f माइनस एफ कैन टेक ओनली वन इंटीजर वैल्यू दैट इज़ 0। तो f माइनस एफ को यहाँ पर इस वाले रिलेशन में लिखने के लिए इसका इंटीजर वैल्यू लेना पड़ेगा, और इसका इंटीजर वैल्यू क्या पॉसिबल है, ये क्वांटिटी जो है वो -1 से 1 के बीच में है। सो ओनली इसका जो इंटीजर वैल्यू पॉसिबल है दैट इज़ 0। तो हमारे पास में क्या आ गया यहाँ से, ये आ गया हमारे पास में इसका इंटीजर वैल्यू 0, मतलब कि f माइनस एफ इक्वल टू एफ माइनस कैपिटल F इक्वल टू 0। सो बेसिकली f इज इक्वल टू कैपिटल F, ठीक है। और हमको वैल्यू इवेलुएट करना था r इंटू एफ फ्रैक्शनल पार्ट, और वो तो कैपिटल F के इक्वल है। तो हमारे पास में ये आ गया r into f is same as r into capital F, that is 5 root 5 plus 11 raised to power 2n plus 1 and 5 root 5 minus 11 raised to power 2n plus 1, so that is equal to 4 raised to power 2n plus 1। तो ये हमारे पास में ये प्रूफ हो गया। अब इसी पे बेस्ड एग्जाम्पल अगर पूछा गया हमको ऑब्जेक्टिव में कि यही सब बातें हैं, और उसमें जो है r जो है वो 5 रूट 5 प्लस 11 रेज टू पावर 31 है, और r इंटू एफ बताना है, जहाँ पे हमको पता है f क्या है, f इज़ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ r, ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, या फिर दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ r, इस तरह से। तो अगर हम इसको कंपेयर करें तो हमारे पास में जो आंसर आ रहा था वो 2n प्लस 1 का वैल्यू जो है यहाँ पर 2n प्लस 1 का वैल्यू ये होना चाहिए 4 रेज टू पावर 2n प्लस 1, और जो हमने इसके पहले सॉल्व किया वैसे ही हम सॉल्व कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली उसी को बेस बना के हम लिख सकते हैं कि जो आंसर आ जाएगा इस केस में r इंटू एफ इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास में 4 रेज टू पावर 31, दैट इज़ 2 रेज टू पावर 62। तो इम्पॉर्टेंट बात बस यहाँ पर यही है कि हमको इर्रेशनल टर्म्स को हटाना है, टू रिमूव इर्रेशनल टर्म्स। तो कभी हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, कभी हमको ऐड करना पड़ता है। सो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय जेई इन 1988। तब तो सब्जेक्टिव होता था, ऑब्जेक्टिव में इस तरह के क्वेश्चन अपन उसी बेसिस पर, मतलब सॉल्व तो वैसे ही करना है, बस वो ऑब्जेक्टिव है तो उसको हम थोड़ा सा कैलकुलेशन में थोड़ा सा चेंजेस करके अपन उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना।